चंबा के बर्फीले पहाड़, लहराती रावी और हरी भरी वादियां और इन्हीं से निकली सागर जैसी गहरी, शहद जैसी मीठी एक आवाज जिनका नाम है पीयूष राज। तो स्वागत करती हूँ सर आपका मैं द पहाड़ी पॉडकास्ट शो में। शुक्रिया। आज हम आपके बारे में, आपकी जीवन यात्रा के बारे में, आपके संगीत के सफर के बारे में जी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से शुरुआत हुई और अब आप इस अपने सफर को किस नजर से, किस दृष्टि से देखते हैं। पहले तो हम सर शुरू करना चाहेंगे आपके बचपन से। जी हाँ। जैसा कि कोई भी आर्टिस्ट होता है, किसी भी आर्ट में किसी का इंटरेस्ट होता है, सबसे पहले वो गॉड गिफ्टेड होता है। जी तो गॉड गिफ्टेड होने के नाते नेचुरली जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो बोलने के साथ साथ वो उसके वो वो दिख जाता है दिख उसके जाता अंदर। है कि ये बच्चा आगे जाके कुछ बन सकता है, गा सकता है या नाच सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, मैं बचपन से ही गाता था। तो उसके बाद स्कूल में पहुंचे तो स्कूल में सबसे बढ़िया जो एक बच्चे को प्रमोट करने का सिस्टम होता है, एक बाल सभा। जी। अच्छा। हाँ, तो बाल सभा हर सैटरडे होती थी। तो हर सैटरडे मेरे को गाने के लिए मेरी जो टीचर्स थी तो वो खड़ा कर देती थी गाने के लिए। जी तो वहीं से एक किस्म का इंस्पिरेशन मिलनी शुरू हो गई। तो वो बड़ा टीचर्स इसलिए मुझे काफ़ी बड़ा प्यार करती थी। फिर उसके बाद स्कूल में आए तो स्कूल के टूर्नामेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने लगा। तो वैसे फिर हायर उसमें कॉलेज पहुंच गए तो कॉलेज से फिर यूथ फेस्टिवल में जाने मतलब वहाँ पे म्यूज़िक सब्जेक्ट भी ले लिया मैंने। जी। तो फिर साथ के साथ सीखना भी शुरू हो गया और साथ में फिर आपका यस। कंपटीशन वगैरह में भी वहाँ से उस वक्त जैसे अभी मेरे ख्याल 4 ज़ोन्स हैं इसके हिमाचल के ना, जी। यूनिवर्सिटी के। तो उस वक्त पूरे हिमाचल का यूथ फेस्टिवल होता था। अच्छा, पूरे हिमाचल का एक एक ही यूथ यूथ फेस्टिवल फेस्टिवल होता हुआ था। हाँ करता जी। था। तो उसमें विन करके आता था मैं, शील्ड वगैरह लेके आता था। तो कॉलेज में भी काफ़ी पॉपुलर रहा उस लिए कि जी। कॉलेज के जितने भी छोटे-मोटे फंक्शंस होते थे, उसमें तो मुझे गाने के लिए हमेशा बोल दिया जाता बोल था। दिया जाता था। तो ऐसे-ऐसे मेरी जो शुरू बेसिक हुआ। ट्रेनिंग, बल्कि मैं मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी रही मेरे गुरुजी की, जो जी। यहाँ पे पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी थे, जी। तो कॉलेज में। तो म्यूज़िक रूम की चाबी मेरे पास होती थी। तो अच्छा। जितने साल मैं यहाँ पे कॉलेज में पढ़ा, मैं हाँ। घर पे नहीं सोया। अच्छा। मैं कॉलेज के म्यूज़िक रूम में सोया, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे उठ के रियाज़ करना होता था। 4 बजे से 9 बजे तक रियाज़ करता था, फिर घर जाके तैयार होके फिर क्लासेस अटेंड करता था कॉलेज की। जी। फिर उसके बाद 4 बजे जब छुट्टी होती थी, 4 बजे तक हमारी सारी म्यूज़िक क्लासेस वगैरह जो थी वो मतलब ख़त्म हो जाती थी। ज़्यादातर म्यूज़िक में लड़कियाँ ही रहती थी। अच्छा। तो उनके सबके जाने के बाद फिर 4 बजे मैं फिर बैठ जाता था रियाज करने। रियाज़ करने, फिर रात को 9 बजे तक। अच्छा। तो हाँ, मतलब ये है कि जो बाल सभा से जो आपके नन्हे कदम संगीत यात्रा की तरफ बढ़े, जी, तो वो एक जुनून में जाकर परिवर्तित हो गए। जी, और बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात सुन के मुझे बहुत कि आप म्यूजिक रूम में ही सो जाया हाँ करते जी, थे हाँ जी। ताकि आप 4 बजे उठकर जी, जी। अभ्यास कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तभी शायद ये चीज़ें जो हैं संभव हो पाती हैं, जो आज आप बिल्कुल, जिस बिल्कुल। मकाम पे देखिए, हैं। और घरों की जहाँ तक बात है, तो घरों में अड़ोस-पड़ोस कोई साथ में सड़क है, गली है, क्या है, तो उसमें रियाज़ जो होता है वो एक बड़ी सीक्रेट चीज़ रहती है। जी। अगर आप अपने घर में, मोहल्ले में आप 4-5 घंटे रियाज़ करेंगे तो क्या पता पड़ोसी कुछ बोलना शुरू कर शुरू देंगे। कर दें। तो जी। ये सारी इन सब चीज़ों से बचने के लिए मेरे पास ज़रिया था कॉलेज। अच्छा। तो कॉलेज जाके 8-8, 10-10 घंटे रियाज़ करना, ये मेरी आदत बन गई थी उस वक़्त। तो वहाँ से आपकी आवाज़ का जो जादू है, वहीं से चलना शुरू हो गया। हाँ जी, कह सकते हैं। जी। हुँ। तो उसके बाद जो आपका एक हिमाचल का पहला रिकॉर्डेड जो कैसेट, ऑडियो कैसेट है, जी हाँ। ऋतु रंग, हाँ जी। वो पहला आपका ही आया था। जी तो हाँ। उसके बारे में आप मुझे बताएँ कि आपके मन में कैसे विचार आया? ऐसा था, मैं पहले आकाशवाणी शिमला से गाया करता था। अच्छा। 1983 में ही मैं आकाशवाणी शिमला में गाने के लिए सेलेक्ट हुआ, ग्रेडेड आर्टिस्ट बना।
तो वहाँ पे मैंने एक ही प्रोग्राम किया, तो फिर उसके बाद मेरा अचानक दिल्ली जाने का मन बन गया कि मुझे इसके लिए थोड़ा हायर एजुकेशन लेनी चाहिए। तो मैं दिल्ली चला गया, 1983 में ही गया था मैं दिल्ली। और ये जो 83 है ना, ये मेरी लाइफ में मतलब एक किस्म का मतलब जो एक फेज रहा, एक चरण जी जो हाँ, दूसरे हाँ में जी, हाँ जी, हाँ। एकदम। तो 83 में ही मैं शिमला रेडियो से गाया, 83 में ही मैं यहाँ से दिल्ली गया, और 83 में ही ये कैसेट शुरू हो गया। जी और वो भी ऐसे हुआ कि मैं वहाँ गया और मुझे एक म्यूजिक डायरेक्टर आए वहाँ पे, वो शिमला से बिलोंग करते थे, एस शशि। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा कि तू शिमला से गाता, तो अब तो तू दिल्ली से गा, तो अपने जो पर्टिकुलर्स हैं वो तू दिल्ली आकाशवाणी में वो ट्रांसफर करवा ले। जी। तो मैंने वहाँ पे चिट्ठी लिखी और मेरे पर्टिकुलर्स वहाँ पे आ गए, तो फिर मैं दिल्ली रेडियो का आर्टिस्ट हो गया। अच्छा, आप दिल्ली रेडियो के आर्टिस्ट रहे हैं। जी हाँ, आपने एक बात कही सर अभी कि ग्रेडेड आर्टिस्ट, हाँ शायद जी, यही सुना मैंने। हाँ तो जी। वो क्या कोई मापदंड था या क्या? ऐसा होता है कि जो रेडियो सिंगर्स होते हैं, जी तो वो एक कैजुअल आर्टिस्ट के तौर पे माने जाते हैं। जब आपको वहाँ पे ऑडिशन होता है, आप उसके अच्छा, लिए आप खरे उतरते हैं, तभी तब आपको आप। हाँ, फिर ग्रेड मिलता है आपको। अच्छा जी। सबसे पहले बी मिलता है, उसके बाद फिर 5 साल के बाद फिर टेस्ट होता है, उसको बी हाई कहते हैं। फिर अच्छा बी हाई करने के बाद फिर टॉप ग्रेड होता अच्छा। है। हाँ जी, हाँ जी। फिर इस तरह से आपने दिल्ली स्विच किया हाँ और जी। दिल्ली से ही आपने। फिर दिल्ली जो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे मिले थे, जो शिमला जी के थे, जी जी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अ, यहाँ पे उत्तराखंड उस वक्त वो था, गढ़वाल कहते थे उसको। हाँ जी। तो गढ़वाल के तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वो गाते हैं, राजस्थान वाले गाते हैं, पंजाब वाले भी गाते हैं। हिमाचल के कोई कैसेट नहीं बने आज तक। हाँ अच्छा जी। तो इस ऐसे फिर उनकी हेल्प से मैंने, कि रेडियो के आर्टिस्ट जो थे वहाँ पे म्यूजिशियंस थे, अच्छा। तो वो नेचुरली वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो उनके कंट्रोल में बहुत सारे लोग थे। तो हमने एक स्टूडियो में जाके बात करी, और ये ऋतुरंग तैयार हो गई। हम्म। तो ऋतुरंग जब पहली बार हिमाचल में आई, तो मतलब ऐसा हो गया कि एक बड़ा जबरदस्त दौर जिसे कहते हैं। वो तो शुरू खाली चंबा ही चंबा में 1 महीने में 5,000 कैसेट बिका था। तो उस वक्त टेप रिकॉर्डर का जमाना था, टेप रिकॉर्डर। है ना जी जी। हाँ जी। तो ऐसा क्रेज था, हालांकि वो गाने मेरे बड़े स्लो नंबर्स, जिसके सुनने वाले गाने, जैसे कुंजड़ी मल्हार हाँ वगैरह। जी हाँ जी हाँ जी। वो तो चंबा के। हाँ जी, हाँ जी। तो ज्यादातर मैंने उसमें वही गाए थे। तो उस हिसाब से लोगों ने बहुत पसंद किए वो। इस तरह से आपने जो ऋतु रंग है जी हाँ, उसको एक रूप दिया और एक जी हाँ, जी आकार दिया। हाँ, वहीं से आपकी जो एक यात्रा है जी हाँ। आर्टिस्ट के तौर पे, तो वहां से हिमाचल का वो पहला कैसेट भी पहला। बन गया। वहाँ मतलब ये भी एक बहुत ही अपने आप में मानने वाली बात है कि हिमाचल का वो एक पहला रिकॉर्डेड कैसेट था जी हाँ, जी जी। पूरे हिमाचल का। जी हाँ, तो ये हमारे चंबा के लिए भी बहुत सम्मानजनक बात है। सर आपका जो ऋतु रंग, जो चंबा के गानों का एक संकलन है, बहुत ही सुंदर। जी। बहुत सारे गाने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे मधुर आवाज दी है आपने। उसमें सबसे आपका पसंदीदा और फेवरेट गाना कौन-सा है? मेरे तो सभी गाने मैंने खुद सेलेक्ट किए थे, जी, और मेरे लिए सभी गाने अच्छे थे। बिल्कुल। और क्योंकि सारे कुंजड़ी मल्हार के नाम से थे, हुँ, फिर बीच में उसमें मैंने बुसवा भी गाया था उस टाइम। मतलब बुसवा का ऑडियो ही था, वो कैसेट ऑडियो ऑडियो का था। तो बुसवा भी गाया था। तो ज़्यादातर कुंजड़ी मल्हार गाए थे, तो सभी गाने मेरे हिसाब से अच्छे थे। लेकिन बसोआ आने वाला है, जी। तो अगर 2 लाइनें बसोआ की अच्छा। आप सुना दें? जी, बिल्कुल। आया बसोआ माए पंजे सते आया बसोआ माए पंजे सते हो मिंजो घरे सादानी आया हो मिंजो घरे सादानी आया पिंदड़ी त पिंदड़ी ओ माए अपूखा
पिंदड़ी ओ माए अपू खाए ओ माए पिंदड़ी रे पठेता भेजे ओ माए पिंदड़ी रे पठेता भेजे। वाह, थैंक यू। बहुत ही सुंदर। और ये जो दिल को छू लेने वाली पंक्तियां हैं, जी उन शब्दों में जो आपने दर्द भरा है सर, या जो एक लड़की की आवाज है जो अपने मायके जाना चाह रही है जी हाँ त्योहार पे, जो चंबा का बसोआ है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वो हर लड़की की एक तमन्ना होती है कि बसोआ जो है वो अपने मायके में हो। उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक तो हमारा कल्चर जी और हमारे कल्चर के प्रति हमारा लगाव, जी, और लड़की के अपने मायके के साथ जो इमोशंस हैं, बस। इन सब चीज़ों का जो मिश्रण है। हाँ और फिर उस त्योहार में क्या क्या चीज़ खाई जाती है, हाँ, उसका ये क्या, वो भी एक अपना एक हाँ इम्पोर्टेंस है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ महत्व जी हाँ रखता है सर। जी हाँ जी हाँ जो पिंदड़ी है, जी हाँ ये कोदरे के आटे और उससे बनाई हाँ, जाती है, और ये भी ऋतु के हिसाब से ही खाई जाती हैं ये बिल्कुल चंबा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हाँ चंबा जी का जी कल्चर हाँ जो जी हाँ है वो चाहे खान पान हो चाहे संगीत हो, हर हाँ। में और समृद्ध उसका है। खाने का एक स्पेशल उसकी एक तरीका है उसका, गुड़ और छाछ के साथ खाई हाँ जाती है। जी, गुड़ और छाछ का वो पानी बनाया जाता है, और पिंदड़ी वो पत्तों पे ही पत्तों पे रख के दी जाती रखी है। दी जाती है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, इसीलिए शायद वो लड़की बोल रही है कि पिंदड़ी बेशक वो आप अपने टाइम खाना। की स्वीट डिश है, जी और इसी अ, उस बसोई के टाइम में ही बनती है, और उसके हिसाब से ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये त्योहार जो हमारे चंबा के हैं, शायद कई बार बहुत भावुक भी कर देते हैं, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भावना से भरे हुए जी हैं। हर मतलब त्योहार का अपना, चाहे वो मिंजर का मेला है, जी। चाहे वो बसोआ है, कुछ कितने भी हमारे चंबा के रंग हैं, वो अपने आप एक इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब मैं बात करूंगी आपके आगे की यात्रा के बारे में। जैसे कि मैं जानती भी हूँ कि 1988 में जी एचएमवी ने, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है म्यूजिक की, जी हाँ। उन्होंने एक वो कैसेट निकाला था हिमाचल के लोकगीत, लोकगीत। हाँ जी और उसमें भी आपने अपनी आवाज दी थी। जी हाँ जी हाँ तो ये भी हमारे लिए एक सम्मान की बात है। और जो उनके म्यूजिक डायरेक्टर थे, जिनको हम पंजाब के शायद स्टार मेकर के नाम से भी जानते जी हैं, हाँ। बिल्कुल। श्री चरणजीत आहूजा आहूजा। जी। तो वो कैसेट जब आप वो निकली थी, तो हम्म। उसमें जो लोकगीत थे वो पूरे हिमाचल के थे, या सर चंबा के ही उसमें नहीं, लोकगीत थे? ज्यादातर चंबा के थे। चंबा के थे। ज्यादातर चंबा के थे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात जी है कि हाँ। उसमें ज्यादा चंबा के ही गाने उसमें थे। मैंने उस वक्त शिव कैलाशों के वासी भी गाया था। जी हाँ जी। हाँ जी, प्यारी भोटली भी गाया था उसमें। हाँ वो जी ऑडियो का जमाना था, तो उस वक्त ऑडियो मतलब बनाया गया था इसका। और भी बहुत सारे गीत थे, और मैंने हाँ। इसमें दो तीन गीत गाए थे जो खेमराज गुप्त जी ने लिखे हुए थे। अच्छा जी। खेमराज गुप्त जी चंबा में बहुत कम लोग जानते हैं, बड़े अफसोस की बात है कि उनका लिखा हुआ गाना सभी गाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं उनके बारे जी, में। आपके जिन्हों द्वारा हम हाँ जानना ज़रूर चाहेंगे, और मैं चाहती हूँ कि सब लोग जो हमें सुन रहे हैं, जी। वो भी जाने कि। वो खेमराज गुप्त जी जो थे, वो चंबा के रहने वाले थे, सपड़ी मोहल्ला के, गुप्ता फैमिली से थे। जी, और उनका लिखा हुआ साए साए मत कर रावी। अच्छा, जी जो मतलब बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरे हिमाचल में तो गाया जाता है ये गाना, और ये उनका लिखा हुआ है। तो अभी वो चंबा में ही हैं, या? नहीं, वो तो बहुत शिमला में ही रहे सारी उम्र वो, जी, और अब तो उनकी काफ़ी साल हो गए, उनकी डेथ हो चुकी है। तो अच्छा, उनके लिखे हुए गीत मैंने गाए अच्छा। एचएमवी में। एचएमवी में उनके हाँ जी, लिखे हुए। 3 गीत उनके लिखे तो हुए। मैं पूरे चंबा की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। जी, और इतने खूबसूरत गीत साएँ साएँ मत कर राविए, ये भी भावनाओं से जुड़ा हुआ गाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, जब भी बिल्कुल। गाते हैं या और बहुत सुनते हैं। सारे गीत उन्होंने लिखे, जैसे चांदनी चांदनी सूरज री लोइए, सुपने तो रोज इंदिया चिट्ठे हुई। अच्छा, ये भी उनका सर लिखा हुआ है। सच्ची सच में ये मुझे बहुत और मैंने अफ़सोस हो रहा है और कि। मैंने जो गाए एचएमवी में, रावी चलदी चाली देई, बड़ी हारन जे चलदी जदई, हुँ, ये हुँ। भी उनका लिखा हुआ है। फिर एक बहुत बुरे लोग को बहुत बुरे लोग, तो ये भी उनका लिखा हुआ है। फिर एक है, आ किट्ठे पे दो गुट पींदे, ए बेले तो रोज नींद।
आहा। तो ये भी उनका लिखा हुआ है। तो नहीं, जो ये आपने बोला कि वो तो बड़ा ही सुंदर गाना है, चंदरी चांदनी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सूरजेले बहुत सुंदर। सुपने तरो जिंदी आ आज किट्ठे किट्ठे हुए। हुई, जी हाँ, वाह जी वाह, हाँ, बड़ा हाँ, अच्छा, ये उन्होंने लिखे थे। जी हाँ, और मुझे सच में दुख हो रहा है कि इतने टाइम से हमें पता ही नहीं था कि इतने सुंदर गाने जो हम मतलब हर त्योहार पे, हर महफिल में हम गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं, जी हाँ, सुनते भी बिल्कुल, हैं और हमें उनको। पता नहीं। हाँ, कि उनके हुँ, रचनाकार कौन थे। जी हाँ, तो जी, चलिए, आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपके ज़रिए हमसे कम से कम उनका पता तो चला। जी, और आप उसके बाद जो एक मैंने जो आपका पहला गज़ल का कॉन्सर्ट हुआ था जी हाँ, 1989 में 89 में। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम। जी हाँ, आपके जो वहाँ पे जो मुख्य अतिथि थे, जो चीफ गेस्ट थे, ज्ञानी जैल सिंह जी। ज्ञानी जी, जैल सिंह जी, जी। जी। तो मतलब आपने बहुत बड़े-बड़े दिग्गजों के सामने भी अपनी प्रस्तुति दी है। हाँ, जैसे-जैसे मुझे मौका मिलता गया और मैं वहाँ पे दिल्ली में काफ़ी मेहनत, वहाँ पे भी जाके बहुत मेहनत करी मैंने। जी, हाँ जी, तो आपको पता ही है कि अ, वहाँ पे जाके सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो फाइनेंस है ना जी। चुनौती रहती है सर वो, हाँ जी, हाँ जी। बहुत तो बड़ी। फिर यहाँ पे तो हम बड़े अच्छे से रहते हैं। हुँ, हम लोगों के बड़े-बड़े घर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। वहाँ पे जाके अपने बजट के हिसाब से कहीं भी गली मोहल्ले में कोई कमरा लेके और पानी की लाइन में लगना, ये करना। फिर पानी की लाइन में भी ऐसे लगना, जिस जगह मैं रहता था 4-5 फ्लोर थे जी, और हर फ्लोर पे 16 किराएदार थे, है ना जी? तो वहाँ पे 80 तो मतलब किराएदार होंगे और उनकी फैमिलीज़। तो उनके लिए मतलब अ, पानी का इंतज़ाम मैं से हाँ, देखिए कितनी तो सारी चुनौतियाँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मतलब जी, आपको 1 बाल्टी चाहिए तो शाम को बाल्टी अगर लाइन में लगाई तो आपको सुबह नंबर आएगा। अच्छा। जी हाँ। हाँ, देखिए हमें वो कीमत पता नहीं होती जो हुँ, जैसे आपकी जर्नी है, जो हम जान पा रहे हैं, जी। आपकी सफलता, आपका गायन सबने देखा है। लेकिन उसके पीछे जी, जी, जी। बिल्कुल, 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 किस बिल्कुल। तरह से हाँ जी, पहुँचे हाँ, हैं आप, बहुत ये बहुत मुश्किल थी, लेकिन वो चीज़ें भी हमने बड़े हँस के निकाली हैं, उसमें कोई दिक्कत शायद वो नहीं है। जुनूनियत रहती है किसी काम के लिए कि हाँ वहाँ जी, पहुँचना है, ये करना है, हाँ तो जी। हमें वो चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं। जी हाँ, जी जो एक हाँ। कलाकार होता है, जो कुछ करना जानता है। उसके लिए मैंने वहाँ पे दिल्ली के बाल भवन में एक म्यूज़िक टीचर की जॉब भी करी, पार्ट टाइम। अच्छा, 2 घंटे के लिए बच्चों को सिखाता था वहाँ पे। अच्छा। तो दिल्ली के बच्चों को मैं हिमाचल का फ़ोक सिखाया करता था वहाँ पे। हाँ, देखिए। और बच्चे वो अभी तो ख़ैर वो बहुत बड़े-बड़े और मतलब मम्मी-डैडी बन चुके हैं वो लोग, अच्छा, और लेकिन अभी भी वो मेरे सिखाए हुए गाने गाते हैं। गाते हैं। क्या जी, है जी। तो सर आप गुरु ही उनके। जी। तो मतलब इस तरह से आपने अपना वहाँ पे दौर जारी रखा, जी हाँ। अपनी यात्रा जारी रखी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके बाद जब मुझे ये भी मालूम है कि गुलशन कुमार जी ने हाँ भी जी। आपको मौका दिया था हाँ, या आपसे बात की थी? सबसे पहले उन्होंने मुझे ही लेटर लिख के बुलवाया था। तो लेकिन क्या था कि उससे पहले 88 में एचएमवी ने मुझे 3 साल के लिए बाउंड कर लिया। यानी मैं अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में था, और तो फिर उनके ऑफ़िस से फ़ोन आया कि भई ऐसे-ऐसे है। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो एचएमवी के साथ हूँ 3 साल तक। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपने पार्टिकुलर्स लेके ऑफ़िस में आ जाइए। उस वक़्त गुलशन जी बॉम्बे नहीं गए थे, दिल्ली में रहते थे। अच्छा, उनका ऑफ़िस दिल्ली में था। तो उनके पास मैं गया। तो उन्होंने अपना एक लीगल एडवाइज़र बुला के रखा हुआ था। तो जी, उसको वो पर्टिकुलर्स दिखाए। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि शायद नहीं, हम गँवा नहीं सकते इनको 3 साल। तो अच्छा, वैसे-वैसे टी सीरीज़ की ऑफ़र जो थी वो ओह! मतलब मिस हो गई मेरे से। नहीं चलिए आपके पास और भी आपकी आवाज़ में इतना दम है कि हुँ। शायद उन्होंने मिस कर दिया आपको। मैं ये कह सकती फिर हूँ। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सिंगर्स रिकॉर्ड किए हिमाचल के। लेकिन वो 7-8 साल के बाद आए मेरे सभी। अच्छा, हाँ जी, हाँ मतलब जी। शुरुआती दौर में सबसे पहले मतलब जी हाँ, आपको मौका मिला था, मुझे मिला था। लेकिन वो लेकिन मैं एचएमवी के साथ बॉन्ड था बाउंड तो था। जी हाँ। वो नहीं हो पाया जी, हो नहीं पाया। संभव। और उसके बाद आपके जो ये गाने का शौक था या जो संगीत का सफ़र था, आपने फिर उसके बाद शायद एक बंजारा हाँ जी। 2012 या 13 में बंजारा बंजारा फिर काफ़ी टाइम के बाद मैंने, क्योंकि मेरा
हिमाचल के गीतों से थोड़ा वैसा हो गया था, क्योंकि इसमें उस वक्त प्रोग्राम्स वगैरह नहीं होते थे इतने। हाँ, हिमाचल में नहीं हुआ हिमाचल करते में थे। प्रोग्राम्स नहीं होते थे, तो फिर मैंने कहा यार मतलब कुछ चल नहीं रहा काम, है ना? जी, क्योंकि तो उससे आउटपुट मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था। हाँ, निसर्ग हो गया, हाँ, जीवन जीने के लिए तो बहुत हाँ, सारी फिर चीज़ें चाहिए होती है। उसके लिए मैंने गज़लों के प्रोग्राम्स करना शुरू किया वहाँ हाँ पे। जी। तो गज़लों में बिज़ी हो गया थोड़ा-सा, मेरा इंटरेस्ट भी था, कंपोज़िशन मैं खुद करता था गज़लों की, और उसके हिसाब से फिर काफ़ी टाइम उसमें रहा। तो फिर 2012-13 में फिर एक अ, मंडी से एक है वहाँ पे बालकृष्ण शर्मा, जी। म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनसे मुलाकात हुई मेरी। तो वो भी मेरे को अपने मतलब कॉलेज टाइम में सुना करते थे, कॉलेज कैंटीन वगैरह में। उन्होंने हुँ, बताया। फिर उन्होंने कहा कि पीयूष भाई कुछ करते हैं हिमाचल के लिए। आजकल तो हिमाचल का काम कुछ इतना ख़ास हो नहीं रहा है, तो कुछ अच्छा-सा करते हैं। फिर मैंने और उन्होंने मिलके बंजारा कॉन्सेप्ट सोचा, हुँ, हुँ। और फिर बंजारा बहुत चली, बहुत लोगों ने सुनी, अभी तक सुन रहे हैं। हाँ तो जी। ऐसे नंबर्स कुछ बन गए हैं उसके। जो भी आपने रचना या जो भी गाने बाहर आए हैं आपके, वो जी, अपने आप में एक-एक गाने में अपना एक दम है, एक जी। रंग है जी हाँ, और एक अलग-अलग टाइप के गाने हैं। बिल्कुल, जी हाँ। बिल्कुल वो सभी को वो चाहे इमोशनल गाने हो, चाहे डांस नंबर हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने आप में ही एक जगह रखते हैं। ये मेहनत का ही शायद नतीजा होता है। ये आज सभी सभी गाने लोगों ने बहुत प्यार से सुने, जी। सभी गाने। चाहे वो प्यारी भोटली हो, हुँ, रुत संगड़ोनी हो, ज़रूरत संग फिर इसके अलावा और बहुत सारे गाने जो लोगों ने तो बहुत पसंद उस किए। वक़्त तो शायद ऑडियो का ज़्यादा चलन था सर। वीडियोज़ बहुत कम बना करते थे जब आपके 90s 80s की हाँ, बात लेकिन है। इसका वीडियो बना इसका तो था, वीडियो इसका है जी, वीडियो हाँ, बना इसी था। पे आ रही थी मैं हाँ कि जी, हाँ इसका जी। तो वीडियो वीडियो था। लेकिन आपके ऑडियोज़ जो भी हैं, ऋतु रंग हो या जो भी और हिमाचल के लोकगीत हाँ हैं, जी। उस वक़्त तो ऑडियोज़ ही सुने जाते थे शायद। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो उन गानों को भी बहुत प्यार दिया है लोगों ने जी। बहुत, 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 आजकल तो सोशल बहुत। मीडिया का ज़माना हाँ, है। वो गाने पूरे बसों में, ट्रकों में, जी, जी। नहीं बहुत घरों हम में, लोगों सब ने भी जगह। बहुत सुने हैं। जी, वो कहीं भी जी। आप चाहे वो सफ़र कर रहे हैं, चाहे घरों में बैठे हैं, चाहे संगीत महफ़िल हो रही है, कुछ भी है, वो हर जगह ही मौजूद हाँ रहते जी, थे। हाँ जी, हाँ जी। तो एक पर्याय बन गए थे वो हिमाचल के लोकगीतों का। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके साथ-साथ जब आप मैंने अभी ये सुना था कि आप अभी भी दोबारा से एक रीस्टार्ट ले रहे हैं। आपने चंबा का एक बहुत अच्छा, बहुत ही मशहूर हो रहा है वो गाना, तेरियां मोहब्बतां ने जी। मारी दिता हो। जी हाँ, जी हाँ, तो जी हाँ। बहुत ही वायरल है, कितनी सारी रील्स बन रही हैं और मतलब ऐसे लग रहा है एक बहुत मैं आपको एक बड़ा अ, जिसको बोलते हैं ना गंभीर और ऐसे सोज़ वाले गाने सुने हैं आपके। कि आजकल के माहौल के मुताबिक जो आपने गाने को एक शरारतीपन और जो बचपना दिया है, जी, वो झलक रहा है और आजकल का यूथ बहुत पसंद कर रहा है। मैंने ये गाना एक्चुअली यूथ के लिए लिखा था। जी। यही सोच के लिखा था कि अ, आज का जो यूथ है, उस पे इल्ज़ाम ये रहता है कि बड़े फ़ास्ट सॉन्ग सुनते हैं और उनको लिरिक्स की कोई वो नहीं है, उनको रिदम चाहिए खाली। तो इस गाने में मैंने उनको गाने में लिरिक्स भी दिए साथ में, और बड़ा बहुत मध्यम अच्छा। टाइप का जैसे, और खूबसूरत सी कंपोज़िशन है। हाँ जी, तो लोगों ने बिल्कुल, बच्चों ने बिल्कुल ऐसे बहुत सराहा है बहुत सबने। सराहा, और अभी तक भी रील्स बन रही हैं हाँ और जी। बहुत पसंद कर रहे हाँ हैं। जी, हर वर्ग, हर आयु का लोग सुन रहा है इसको जी, सर। जी, जी। और इसकी कंपोज़िशन जैसे लिरिक्स हैं इसके, वो हाँ भी जी। बहुत अच्छे हैं अपने आप में। जी हाँ। बहुत अच्छे हैं और सूदिंग है। जी ये हाँ, जी कानों को हाँ, जी अच्छा हाँ। लगता है। जी हाँ। ये जैसे मेरा मेरा पहला लिखा हुआ गीत जो मैंने अभी निकाला है, तो ये मेरा फर्स्ट है, और भी बहुत सारे गाने अभी मेरे लिखे हुए आ रहे हैं। अच्छा हाँ बहुत जी, हाँ जी। अच्छा ये आपकी नई यात्रा ऐज़ कुछ राइटर भी। ऐज़ ए राइटर भी आप आ रहे जी हैं। हाँ, जी हाँ। चलिए कलाकार में ये सारी खूबियाँ तो रहती ही हैं। सर जो ये फ़ोक सॉन्ग जो चाहे वो ऋतु रंग हो, चाहे हिमाचल के लोकगीत हों, तो इनको गाने की प्रेरणा और ये इनको गाने की सोच आप कहाँ से मिली आपको? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी सिंगर होता है, जो भी बचपन से जिसके अंदर टैलेंट होता है, जी। तो उसकी जो अपनी मदर टंग होती है, जी, जी, उसकी मातृभाषा। उसकी जो मातृभाषा है, मातृभाषा में जो भी गाया जाता है, जैसे माँ गाती है या हुँ, दादी गाती है या कुछ, तो इंस्पिरेशन वहीं से शुरू हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, तो मेरे ग्रैंडफ़ादर भी गाया करते थे,
जैसे अच्छा, घरों में कोई घरों में, हाँ, जैसे घुराई वगैरह हो गई या कुछ ऐसा हो गया, या हमारे यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ है, एंचुड़ी हो गई, है ना? हाँ जी, इसके अलावा ये जागरण वगैरह तो ये हम पंजाब वालों की नकल करते हैं, यहाँ नहीं होते थे नहीं जागरण, होते थे, है बिल्कुल ना? सर, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे जागरण होते थे लेकिन अलग टाइप के, जैसे नुआड़ा हो नुआला, गया, नुआला, जी, नुआड़ा हो गया, या फिर गाँव में भगत होती थी, हाँ, है भगत ना जी? या फिर मुसादे के ऊपर मुसादा वो गाय, पूरी गाथा गाई जाती थी भगवान राम की, कृष्ण की, शिव जी की। तो इस किस्म के वो थे, तो वो बड़ी चीजें थी। बाकी सब जगह जैसे कई फंक्शन है, आज तो डीजे का जमाना है, हुँ, ठीक है जी? कुछ भी हो आदमी डीजे बुला लेता है। लेकिन उस वक्त क्या था कि जैसे लड़की या लड़की की भी शादी हुई, तो 1 महीना पहले से ही आपको लेडी संगीत शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाता था, है ना जी? बिल्कुल, जी, उसके बाद फिर शादी के नज़दीक 2-4 दिन पहले लड़कों की, मर्दों की महफ़िल होती थी, जो कि आजकल हुँ, नहीं होती, हाँ जी, अब है ना तो जी? अब तो तो कहाँ, महफ़िल ऐसी चीज़ थी कि महफ़िल में आपको जो सीखने वालों के लिए बहुत कुछ होता था। मतलब रात से लेके सुबह तक आप सारे रंग सुन लें। आप उसमें फ़ोक भी सुनेंगे, बड़ा खूबसूरत फ़ोक सुनेंगे। आप उसमें फ़िल्मी भी सुनेंगे, जी, जो पुराने जो पुराने फ़िल्मी रफ़ी गाने, साहब के, लता जी के और पुराने-पुराने तलत महमूद के जो गाने थे, वो जब 50 आदमी सुर में एक ही गाने को गाएगा तो क्या क्या होगा, समा बनता होगा, क्या माहौल बनता होगा। और उसके बाद फिर थोड़ी जैसे-जैसे रात ढलती जाती थी तो वो अ, भीड़ कम हो जाती थी, हाँ, लोग वहाँ से। फिर वो लास्ट में जो, और मैं सबसे लास्ट में वहाँ पे बैठा रहता था मेरे ख्याल, अच्छा, बच्चे के रूप में मैं, क्योंकि मुझे सुनना होता था वो वाला काम जो सुबह जैसे आधी रात के बाद शुरू होगा। अच्छा, तो उसमें अच्छे गाने वाले बैठते थे, बुजुर्ग। हुँ, बिल्कुल, जो गाना गाना चाहते थे, हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो असली जो गाना होता था वो उस टाइम का होता था। जो उसमें बड़े ट्रेंड से सिंगर थे और बड़ा खूबसूरत गाना, और उसमें भी जैसे क्लासिकल टाइप की चीज़ें थी, कोई क्या था, कोई क्या था। तो जी, उस माहौल में मेरे को फिर मतलब एक किस्म की ग्रूमिंग मेरी वहाँ से हुँ, हुई, हुँ, इन महफ़िलों से ही। तो हुँ, हुँ। वो हो गया, उसके बाद फिर कॉलेज का रियाज़ और ये सब हाँ, फिर वगैरह तो फिर आपने जी हाँ, जी मतलब हाँ। एक शिक्षा भी लेना हाँ जी, शुरू हाँ कर जी। दिया इन हाँ जी, चीज़ों में। ये जो हाँ। आपकी ग्रूमिंग जो जिसको बोल रहे हैं या प्रेरणा, जी। वो यहाँ चंबा की जो हमारी महफ़िलें होती थी, जी हाँ, जी हाँ। वो उन बुज़ुर्ग या फिर उन मेरे अनुभवी लोगों फिर से। हम जब बच्चे थे तो बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स थे यहाँ पे, बहुत अच्छा गाते थे। तो कुछ नाम भी लेना चाहूँगा मैं। जी, जी, ज़रूर। हाँ, एक शाद थे। शाद, हाँ जी, जी, शाद थे, वो टेलरिंग करते थे अच्छा, और बड़ी मतलब अच्छ खूबसूरत पर्सनैलिटी थी उनकी, तो वो बहुत अच्छा गाते थे। उनकी उनकी भी बेस वॉइस थी, बहुत अच्छा गाते वाह! थे। उनसे मैं काफ़ी इम्प्रेस था। और इसके अलावा अम, एक टेलर और थे, बासु। बासु, है ना जी? अच्छा, बासु दर्जी, तो वो पतली-पतली आवाज़ में वो मशीन में उनके गाते दुकान के आगे से निकलता था, तो वो गुनगुनाते मशीन रहते। चलाते रहते थे, गाते रहते थे। फिर एक कश्मीरी मोहल्ला से थे, वो कली का काम करते थे, अच्छा, हाँ जी। लच्छो, जी, नाम सुना है है ना ये जी? तो। जी, तो उनको सुनता, उनकी आवाज़ मेरे को बहुत मीठी लगती थी। वो भी कली करते थे और कली करते-करते वो गाते मतलब हैं। गाते रहते थे। और इसके अलावा जैसे कोई बाहर से साधु आते थे, कोई हारमोनियम लेके, तो हाँ जी, हाँ, तो एक साधु थे, वो उनके पीछे-पीछे चलता था मैं, अच्छा, सुनने के लिए। अच्छा, तो वो चलते-चलते गाते थे, तो बहुत सुंदर गाने गाते थे। तो उनसे मैंने बहुत सारे गाने सुन के, और जैसे गाना था, दीवे दी लो वांगू जिंदड़ी दा खेल वे, हुँ, हुँ। बुझ जाना दीवा जदों मुक मुक जाना जाना तेल वे, तेल। है ना जी? तो ये उनसे सुनने के लिए ये गाना मैं कई बार उनसे सुनता। एक चंबा में उनको राम राजा बोलते थे। सुबह 4 बजे वो प्रभात फेरी में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी। भी गाया करते थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अतः वैसे तो चंबा में ही संगीत हर जगह बिल्कुल, बिल्कुल, छुपा हुआ है, हर हर पग पे पग पे संगीत है। है, संगीत है। तो जो आपका ये रहा सफ़र, वो मतलब बचपन से ही हमारे चंबा में भी मुझे लगता है कि जिन अनुभवी लोगों के आपने नाम लिए, जी, जी। शायद उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की या बाहर नहीं गए, लेकिन नहीं, वो वो सारे बहुत नेचुरल टैलेंट हाँ था जी, उनका। तो उनके नेचुरली और था। और मैंने तो उन लोगों से सीखा है, वो मेरे गुरु भी हो गुड गए।
और दूसरी गज़लों की जहाँ तक बात है, मैंने मेहदी हसन खान साहब मेरे आइडियल रहे। जी। हाँ, तो उनको मैंने सुना, उनसे मुझे मिलने का भी मौका मिला। अच्छा, हाँ, उनसे मिलने आप का भी रूबरू हुए हैं कभी रूबरू महज़ीन? हुआ उनसे शिमला में। जी, हाँ, तो अ, उनके सामने मैंने उनकी गज़ल सुनाई भी है उनको। तो ये हाँ जी, बहुत ही तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, हाँ, जी। तो उनको सामने देखकर और मेरा मतलब मैं जैसे आज किसी के आगे भगवान खड़ा हो जाता है ना, हाँ जी, ऐसा ये था तो उनसे हाँ, मिलके। हाँ हम जी। थोड़ा ऐसे हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है? ख्वाब और जैसा लगता सबसे है। बड़ी बात कि मैं अभी शिमला में गाने के लिए गया और मेरे तीसरे दिन मेहदी हसन खान साहब का प्रोग्राम था। तो मैंने अपनी टीम को दिल्ली वापस भेजा और और आप मैंने उनको सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए वहाँ पे मैं शिमला में 2 रुके। दिन और रुक गया। तो जब आप यहाँ से चंबा से दिल्ली चले गए, जी। अपने इस संगीत के सफ़र को और भी ऊँचाइयों पे पहुँचाने के लिए और सीखने के लिए, तो वो जो आपका शिक्षा रही, वो आपने कहाँ से सीखा? यहाँ से जब मैं दिल्ली गया तो दिल्ली जाके मैंने एडमिशन ली भारतीय कला केंद्र। जी, भारतीय कला केंद्र। भारतीय कला केंद्र में मैंने एडमिशन ली। लेकिन वहाँ पे क्या था कि जैसे 20-30 बच्चे इकट्ठे सीख रहे हैं। तो वहाँ पे मुलाकात हुई मेरी किसी अ, मिट्ठन लाल जी थे, किसी बहाने से मिट्ठन लाल जी अपने टाइम में बेगम अख्तर के साथ ठीक तबला है। बजाया करते थे। अच्छा, तो उन्होंने मेरे को सुना। तो उन्होंने मेरे को सुना कि यार आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं हिमाचल से आया हूँ। बोला इतनी दूर से आप आए हो तो यहाँ पे आप सबके साथ बैठे हो। आपको तो किसी एक गुरु के पास जाना सीखना चाहिए जाके। जी, तो मैंने कहा मैं तो किसी को जानता नहीं यहाँ पे, तो आप ही मेरी हेल्प करो। अच्छा, तो वो फिर मुझे लेके गए गुरुजी के पास, एल के पंडित जी जिनका नाम है, एलके एल के पंडित जी नाम है उनका। और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित, उनके फादर तो और भी ज़्यादा वो थे, उस टाइम के पद्म भूषण थे। जब मतलब टोटल 6 लोग पद्म भूषण होते थे उस वक़्त, उस ज़माने में उस तो ज़माने में। जी, तो उस टाइम के वो पद्म भूषण थे और बड़ा बहुत ऊँचा रुतबा था उनका। और वो ग्वालियर महाराज के भी गुरु थे गाने में, और अच्छा, ग्वालियर दरबार के गायक भी थे जी, वो मेरे दादा गुरु अच्छा जी, श्री कृष्णराव पंडित जी। जी, तो उनके बेटे से मैंने एल के पंडित जी से सीखना शुरू किया और बाकायदा जो एक पुराना स्टाइल है गंडा बंद शागिर्द, अच्छा, जैसे है ना? वो हाँ, वो गंडा बांध के बाँधते और थे। एक रस्म होती है। तो वो मिट्ठन लाल जी ने अपने सामने मेरे को उनका गुरुजी का शागिर्द करवाया। तो वहाँ हुँ, से फिर मेरा क्लासिकल सीखना शुरू हुआ। जी, तो 3-4 साल उनके पास में मैंने मकान ले लिया वहाँ पे। अच्छा, हाँ, रूम ले लिया और वहाँ से फिर डेली गुरुजी के पास उनके रियाज़ के टाइम में जाता था और अच्छा, गुरुजी ने मेरे को मतलब अपने साथ तबले पे ठेका लगाना सिखा दिया। सिखा दिया। तो कैसे क्या, तो ये सारी वो चीज़। साधना फिर वहाँ से आपकी जी हाँ, जी हाँ, जी। चलती गई। फिर मैं वहाँ पे सीख के फिर शाम को उसका प्रैक्टिस करता था, रियाज़ करता था। तो ऐसे-ऐसे सिलसिला शुरू हुआ। जहाँ तक पीयूष राज जी की उपलब्धियों के बारे में बात की जाए तो सूची बहुत लंबी है, लेकिन उससे उनमें से कुछ का मैं ज़िक्र करना चाहूँगी। एमफिल की एक छात्रा जिन्होंने पीयूष राज जी के जीवन के ऊपर शोध किया है, पीयूष राज जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, और उसके अलावा ढेर सारे अवार्ड हिमतरू की ओर से 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिव्या हिमाचल की तरफ से 2018 में एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, और हिमाचल फिल्म एसोसिएशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 हिम जागृति मंच की तरफ से टॉप लेजेंड ऑफ हिमाचल उस सम्मान से नवाजा गया। इसके अलावा आईसीसीआर इंडियन सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज फोक एंड गजल्स में अप्रूव्ड आर्टिस्ट हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर से फेलोशिप अवॉर्डी, जिसमें इन्होंने चंबा कल्चर एंड म्यूजिक पर शोध किया है। सर, हमने ये भी सुना है कि आपने हिंदी मूवी में भी प्लेबैक सिंगिंग की है, जी। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी हाँ, मैंने एक मूवी थी चूड़ा एक प्रथा। जी, तो वो राजस्थान का एक कल्चर बेस्ड एक मतलब मूवी थी। जी, और उसके अंदर मैंने गाया, और भी बहुत सारे सिंगर्स थे जो जैसे कैलाश खेर हो गए, जसविंदर नरूला, शुभा मुदगल,
अच्छा उन लोगों ने भी गाया, मेरा एक गज़ल मैंने भी गाई उसमें, और जी वो गज़ल मेरे ऊपर ही फ़िल्माई गई थी वहाँ पे। अच्छा वहाँ पे मैं स्क्रीन पे एज़ परफ़ॉर्मर था। तो आपने आप स्क्रीन पे भी आए हैं इस हाँ गजल जी, के साथ स्क्रीन पे परफ़ॉर्मर बन के वहाँ पे वो किया। तो बड़ा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया था इसका। कुछ थोड़ा सा आप हमें उसमें बताइए ऐसा था कि जैसे नाम से है कि चूड़ा एक प्रथा। जी तो राजस्थान में एक पुराने टाइम में एक, आज तो नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। पुराने टाइम में एक बड़ी कुप्रथा कह सकते हैं। जी तो चूड़ा जो जी चूड़े वाला जो जो सिस्टम विवाहित था, स्त्रियां पहनती उसमें क्या था कि जो दबंग लोग थे, वो कोई जैसे शादी करके कोई लड़की आई गाँव में, जी तो वो खबर फैल गई और दबंग तक पहुँच गई कि बड़ी खूबसूरत लड़की आई है, वो ऐसा है। तो वो दबंग के जो लठैत थे, वो मौका देखते थे कि गाँव से बाहर अकेली कब मिलेगी। अच्छा हाँ, तो उसको लड़की को उठा लिया जाता था और वो फिर उस दबंग के की घर वाइफ़ बन के रहना पड़ता था उसको, मतलब मजबूरन मजबूरन। और उस बंदे के नाम का चूड़ा पहनना पड़ता था उसको, फिर वो बीवी उसकी होगी। जबरन उसको चूड़ा पहनाया जी जाता हाँ, था जबरन चूड़ा पहनाया जाता था, फिर मतलब वो उनके हिसाब से वो उसकी रहना फिर पड़ता लीगल वाइफ़ हो। अच्छा चूड़ा पहना दिया जी हाँ, तब जी हाँ। कुछ तो कुरीतियां खैर हमारे समाज में हाँ सर जी। फिर औरतों के इसके प्रति रही अलावा जो है कि जैसे भ्रूण हत्या से ही शुरू हो जाता है काम, जी है ना जी? बिल्कुल है बिल्कुल ना? तो मेरी जो गज़ल थी, वो भी इसी के ऊपर थी। अच्छा तो हाँ। वो पंक्तियां जरूर सुनना चाहेंगे हाँ सर जी, हाँ अगर जी। वो एक संदेश भी रहेगा हाँ जी। हमारे ऑडियंस के लिए हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसके बाद वो जब बच्ची जवान होती है, जी तो अभी अभी तक वो ठीक से जवान भी नहीं होती, तो उसकी शादी कर दी जाती थी। अर्ली बिल्कुल मैरिज, जी ठीक है जी? जी अर्ली मैरिज हो गई तो वो किसी बुड्ढे के साथ ही हो सकती थी। हाँ किसी तो के वहाँ साथ पे भी कैसा ब्याह था, दिया है जाता ना था जी? ऐसा सहना पड़ता था। फिर घर पे भी जैसे आजकल हमारे यहीं पे आज तो लड़कियाँ नहीं सुनती हैं, लेकिन पहले तो ये था कि तू लड़की है, वो लड़का है। जी जी ये जी डिफरेंस जो होता है, वो जो बचपन से ही शुरू हो बचपन से जाता था सिखा दिया जाता है ना, तो वो भी एक कुप्रथा ही है वो, कि नहीं, नहीं जी तेरे को खाना बनाना आना चाहिए। आजकल की बच्चियाँ तो नहीं सुनती ये बातें, हाँ नहीं चलो लेकिन फिर भी करना पड़ता है। बिल्कुल नहीं आजकल के माहौल में थोड़ा सा अंतर तो है संतोषजनक स्थिति है हाँ, आजकल लेकिन लड़कियों फिर भी की अभी तक पूरे तरीके से नहीं है हाँ, बहुत जगह तो ये है, मतलब ज़ुल्म जो है ना बच्चों पे, फिर लड़कियों पे हाँ, खासकर फिर ये काफ़ी तो इसी सब्जेक्ट के ऊपर ये सारी मूवी वो है। चूड़ा एक हाँ, प्रथा जिसमें आपने प्लेबैक हाँ, सिंगिंग हाँ जी। करी थी अब जो दो पंक्तियां उस संदेश की हुँ, आपकी आवाज में सभी सुनना चाहें उसमें जो ख़ास एक जो 2 लाइनें जो अंतरे में है, वो ग़ज़ल के अंतरे जी में, जी तो जरूर वही सुनाता हूँ मैं आपको। पहले ससुराल पे इल्जाम था, लेकिन अब तो पहले ससुराल पे इल्जाम था, लेकिन अब तो माँ तेरी कोख में, माँ तेरी कोख में बेटी तेरी कट जाती है, माँ तेरी कोख में बेटी तेरी कट जाती है, रात सहनी हुई। वाह बहुत ही बढ़िया सर मतलब एक ये संदेश भी है एक समाज की कुरीतियों का जी हाँ, और बहुत अब तो खैर बहुत कम हो गया है लेकिन पहले ये बहुत हुआ करता था बहुत वो करता था। कि मतलब जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता था तो ये कुरीतियां तो सर हमारे समाज में थी जी, अब बहुत कम हो गई है बहुत कम हो गई। क्योंकि जो आजकल के माँ बाप हैं वो शिक्षित भी हैं और इन अवेयर भी हैं इन जी हाँ, जागरूक ही जी हैं हाँ। कि बच्चा बच्चा ही होता है चाहे वो हुँ, बेटी है चाहे वो बेटा है हुँ, तो बेटियों को वही सम्मान वही अधिकार वही चीजें दी जाती हैं जिसका आप एक अच्छा उदाहरण भी है जी, जो आपकी बेटी दीक्षा वो बहुत अच्छा नाम कमा रही है जी, संगीत में वो आपके पद चिन्हों पे चल रही है जी हाँ। और बहुत सुरीला गाती हैं तो उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपसे हाँ, दीक्षा की पैदाइश 94 की है, जी और हालाँकि हर सिंगर चाहता है कि मेरा बच्चा जो है, ख़ास करके
जो बड़ा बच्चा है उसको सिखाने की कोशिश करता है। कोशिश करता है। लेकिन क्या है कि ये गॉड गिफ्ट होना हाँ बहुत जी, ज़रूरी होता है। ज़रूर। तो बेटा मेरा बड़ा है, तो उसको मैंने कोशिश भी करी, बचपन में वो गाता भी था, लेकिन थोड़ा वो रिज़र्व नेचर का है। तो लेकिन दीक्षा तो ऐसी थी कि जैसे मैं कहीं प्रोग्राम कर रहा हूँ, हुँ, हुँ। तो जैसे कांगड़ा किला में एक बार मैं गा रहा था, अच्छा, तो आगे मंत्री बैठे थे, सारे लोग बैठे थे। तो मैं वहाँ पे गा रहा था, तो दीक्षा ऑडियंस से उठ के और मेरे पास आके बैठ गई। बोलती मैं क्या गाऊँ? अच्छा। हाँ, कि भई तो मुझे भी गाना है हाँ, क्या? मुझे भी गा, क्योंकि वो छोटी तोतली ज़ुबान में उसने गाना शुरू कर दिया था। हाँ, हाँ जी। तो तब से वो गा तो रही हैं। फिर जो अच्छा जो गाना वो तब गाती थी, जी, तो वो ना जो अभी उसका टिप्स टिप्स से वही गाना टिप्स ने गवाया। अभी अभी गाया है। हाँ, जी, अभी जी। गवाया, जो आदित्य नारायण के साथ हाँ आया। जी, हाँ, मैंने हाँ देखा है जी। वो भी। तो वो गाना वो 2 साल की, 2 ढाई साल की थी तब गुनगुनाया करती थी तोतली ज़ुबान। तो उसको वही गाना गाने का मौका मिला। टिप्स देखिए, टिप्स के कुमार हैं जो मालिक हैं, जी, उन्होंने आदित्य से और दीक्षा से वो गाना गवाया और बहुत अच्छा गाना गाया। बहुत अच्छा गाना जी, गाया। जी। उन्होंने इंडियन आइडल में भी हमने उन्हें देखा हाँ है, जी, हाँ जी। टॉप 10 इंडियन आइडल सीज़न 6 में वो टॉप 10 में टॉप रही, 10 में थे। हाँ टॉप 10 जी। में रही है और अभी भी बहुत मेहनत करती है। तो अभी उसने टिप्स तो ख़ैर छोड़ दी है, क्योंकि कंपनी के साथ रह के थोड़ा-सा बाउंड होना पड़ता हाँ है। जी, तो उसको ढाई 3 साल वो टिप्स के साथ रही। जी। तो काफ़ी बड़े-बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। और जो इसके इस गाने के जो आईआईयू करके जो हाँ जी, हाँ जी। रहमान जी का गाना गाना है। था, उसका वो बना था वो रीमेक। तो उसको उन्होंने अच्छा गणेशाचार्य जो जी, डायरेक्टर हाँ जी, जो कोरियोग्राफर हैं बहुत बड़े, कोरियोग्राफर हैं। तो उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया, उन्होंने ही डायरेक्ट किया। तो स्क्रीन पे भी हाँ, स्क्रीन पे भी है जी, दीक्षा जी, दीक्षा जी, देखा दीक्षा, है। आदित्य और एक मॉडल जो पलक तिवारी पलक जी, की पलक श्वेता तिवारी जी की बेटी। जी, बेटी। हाँ, तो वो है, हाँ साथ में जी, एक लड़का है, वही अच्छा मॉडल, जी। अच्छा हो, किसी मूवी में भी आया पहले। उनके साथ काम भी हाँ जी, करा हाँ जी। है जी, हाँ जी। दीक्षा जी ने और गा जी, भी रही हैं। हाँ बहुत ही जी। सुंदर और मधुर और आवाज़ है उनकी काफ़ी भी। एप्रिशिएट किया गया और जी, अभी भी दिल्ली में रहती है और काफ़ी सारे शोज़ करती है। दिल्ली से बाहर ही करती है ज़्यादातर, ज़्यादातर हाँ जी। और बाहर भी कंपनियों की तरफ से बाहर भी गई है। जापान वगैरह, टोक्यो वगैरह में भी गा के आई है। अच्छा, हाँ जी, और बहुत सारी कंट्रीज़ में गा गा के आई है। अभी जो मतलब कुछ ना कुछ वो अपनी प्रोडक्शन में करती रहती है, वो जैसे गानों के कवर्स निकालती रहती है। अच्छा, तो उसमें वो सारा टेक्निकली भी और म्यूज़िकली सारा कुछ वही वो खुद खुद ही करती है, देखते हैं उतना। खुद करती है। वो हरफनमौला हैं कि खुद उनको करती सब है कुछ और जी। रिकॉर्डिंग का उसको काफ़ी नॉलेज है, कैसे कंप्यूटर में क्या करना है, क्या नहीं शायद है। उन्होंने बचपन से आपको इसी माहौल में पली-बड़ी हैं वो, एक-एक बारीकी, हाँ एक-एक जी, वो हाँ जी। सीखते नहीं, हुए हाँ जी, ये बात नहीं, टेक्निकल जो उसका टेक्निकल जो तो है वैसे वो तो उसने खुद डेवलप किया अपने आप को। जी, हाँ। लेकिन जो गायन की जो उनकी प्रतिभा है, हाँ जी, हाँ वो जी। शायद आप ही से उनको जी हाँ, मिली जी हाँ, है जी हाँ। और हम तो उम्मीद करते हैं कि वो भविष्य में बहुत सारी शुभकामनाएँ कि वो बहुत अच्छा करें और बहुत हाँ, अच्छा गाएँ। बल्कि बल्कि वो वहाँ की साउथ की मूवीज़ में भी गाया उसने, जी, मराठी मूवी में गाया उसने, और इसके अलावा पीछे एक मूवी आई थी सनक, सनक जी, है ना हाँ जी? जी, इसमें आदित्य जामवाल जो है वो हीरो, हाँ वो जी, जम्मू की है, वो काफ़ी पॉपुलर है। तो उसमें तो भी उन्होंने हाँ जी, प्लेबैक हाँ, सनक में गाया इसने। तो ऐसे-ऐसे चल रहा है उसका काम, जी। मेहनत कर रही है, अभी भी बहुत मेहनत कर। तो सर जो आपका यहाँ तक का संगीत का सफ़र रहा है, वो कोई बड़ा सुखद या बड़ा मतलब आसान नहीं था? जी। जितनी मुश्किलातें, जितना संघर्ष आपने किया है, उस वक़्त के दौर में जब सुविधाएँ, इतने साधन टेक्निकल रखें आप चाहे किसी तरह से भी लें, उतना आसान नहीं था वो। जी हाँ। फिर भी आपने आज एक मकाम हासिल किया है। अपने चंबा का अपना नाम आपने हर जगह रोशन किया है। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं, जो आना चाहते हैं गायकी में, आप उनके लिए क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहें? जी हाँ, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि जैसे मेरा बच्चों ने सुना ही होगा कि मैं कितना रियाज़ करता था जी, और कॉलेज के टाइम में। बिल्कुल, बाकी सब लोग चुगान में मस्ती करते थे, तो मेरा वो टाइम म्यूज़िक रूम में निकलता निकला। था। तो उसके लिए सुबह जागना पड़ता था, सुबह का रियाज़ बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सुनना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा सुनेंगे तो अच्छा गाएँगे। जैसा आप गाना सुनेंगे, तो वैसा ही आपको मतलब
वैसी वो चीजें घर करती जाएंगी आपके दिमाग में। दिमाग अच्छा गाने के लिए अच्छा सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है। हाँ, तो जितना सुनेंगे उतना आएगा। तो जी ज्यादातर जो मेरा गाना जो जो मेरा गाना आप सुनते हैं जी तो सीखा है मैंने, गुरुजी से सीखा है। लेकिन इसके अलावा जो मैंने बाहर से जो सुना है, अच्छी अच्छी जो मेरी चॉइस रही है, कि मैंने मेहदी हसन खान साहब को सुना और यहाँ के जो चंबा के जो कुछ लोग जो आप बताए जो बहुत अच्छा गाते थे उनको सुना, उनको बड़े इंटरेस्ट से सुनता था। तो वो सब सुन के ही मेरे अंदर एक जागरूकता आई और उसी वजह से मेरा रियाज करने का भी मूड बना और इस हिसाब से मैंने अपनी मंजिल पाने की कोशिश करी। और मंजिल तो अभी खैर बहुत दूर है, तो अभी भी मेहनत करता हूँ। अभी भी मैं घर पे डेली घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकाल लेता हूँ गाने के लिए। मतलब वो रियाज जो है, मतलब रियाज ऐसी चीज है जो आपको रोज करनी है, देखिए रियाज क्या रोज होता है करना कि है। रियाज रियाज ऐसे नहीं करना चाहिए कि आपको ओहो अब गाना है आपको, आपकी वो पूजा। खुराक है आपकी, जी बिल्कुल। है नहीं। गाना जो है आपकी खुराक है, रियाज जो है वो रियाज आप एंजॉय करेंगे रियाज का, तभी जाके वो मतलब आप जो गा रहे हैं वो एक चीज बार बार गाए, मजा आएगा आपको गाने में। जैसे दिल्ली बैठ के भी मैं जब बसोवा गाता हूँ तो बसोवा ही कैसा है कि कई बार अकेला बैठ के गा रहा हूँ तब भी कई बार आंसू आ जाते हैं, तो वो एक मजा आता है वो गाने में, उस कंपोजिशन को गाने रूदारी में, होती है उसमें। उसकी जो उस गाने के अंदर जो रूदारी है, जो जी उसके लिरिक्स जी हैं, जी जी। उसकी कंपोजिशन है, तो उसको एंजॉय करना होता है। उससे वो आंसू एक वैसे दुख दुख वाले आंसू नहीं नहीं, होते। लेकिन वो भावना होती जी है हाँ कि जी, इमोशंस होते जी हैं हाँ जी। हमारे। तो मेरा मतलब है कि कुछ भी आप करें उसका एंजॉय करना चाहिए, जी। तभी उसका मजा है। जी हाँ, तो मतलब ये है, जो गाना चाहते हैं और वो दिल से गाएं, जी हाँ, अच्छा सुने, जो जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा गाएंगे। और तपस्या भी माने, साधना भी माने, क्योंकि जो पूजा है, कहते हैं ना कि कर्म से पूजा और भाव से पूजा। तो कर्म से पूजा है, वो रियाज है, गुरु को पाना है, गुरु के रास्ते पे चलना है। और भाव से पूजा अपने गाने के साथ प्यार करना, अपने जो भाव है उनके साथ, अपने इमोशंस के साथ गाना। तो शायद सर ने यही संदेश दिया है सबको। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ सर, आपके आने वाले प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं जी कि और भी सुंदर गाने हमें सुनने को मिलेंगे बिल्कुल आपकी बिल्कुल बिल्कुल। मधुर कुछ आवाज में। कुछ गाने तैयार हैं, कुछ होने जा रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि 8-10 दिन में एक एक आध सॉन्ग कोई आ ही जाएगा। जी, जी तो हम इंतजार करेंगे उस 8-10 दिनों में आने वाले गाने का, और जरूर सुनेंगे सर। बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है और जी, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। ओके जी, नमस्कार सर। थैंक यू।